Hello everyone. Today we have a very special guest with us. मैं बात करने वाला हूँ आपके उस सब्जेक्ट के बारे में जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो है केमिस्ट्री। जो हमारा मन है वो बहुत बार बहुत अलग अलग डायरेक्शन में भटका करता है। जैसे कभी हमको डॉक्टर बनना, कभी इंजीनियर बनना, कभी मन करेगा फोटोग्राफर बनने का। पहले दिया थोड़ा लालच आया और बचपन से गुरु बोलते हैं लालच बुरी बला है। और इस समय जो पढ़ोगे वो केमिस्ट्री आगे आने वाले टाइम। तो मेरा बस ये लाइफ का एम है कि हर स्टूडेंट तक शिक्षा पहुँचे। जी कि आज के समय में शिक्षा दान की जगह व्यवसाय बन गया है। आपने एक वर्ड सुना होगा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। कई सारे बच्चे आपकी वजह से आज के समय में जो मुकाम उन्होंने सोचा था उसको पा चुके हैं या फिर उसको पाने की तरफ अग्रसर है। Hello everyone. Today we have a very special guest with us in the podcast of the Untold Life Story. जब मैंने अपनी बीटेक की जर्नी स्टार्ट की थी इन द फर्स्ट ईयर, मेरे कई सारे दोस्त बने। कुछ दोस्त उनमें से कानपुर के भी थे, जो कि जब हम उनसे डिस्कशन करते थे अपनी प्रिपरेशन का कि यार किस तरह से तुमने अपने टाइम पे प्रिपरेशन की थी या तूने किस टाइम पे किस तरह से अपने टाइम पे कौन कौन से सब्जेक्ट पे अप्रोच रखी थी, तो जो कानपुर के मूल निवासी थे, जो कानपुर के बच्चे थे, वो हमको कई बार एक टीचर के बारे में बताया करते थे। कहते थे कि वो टीचर जब आर्य एकेडमी में पढ़ाए उस टाइम पे, या फिर जब उन्होंने स्काईलाइन इंस्टीट्यूट या द सनशाइन स्कूल में पढ़ाया उस टाइम पे, वहाँ से निकले हुए बच्चे जो थे वो उनकी काफ़ी बार तारीफें किया करते थे कि यार सूर्यांश, हमारा जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई केमिस्ट्री में इस टीचर की वजह से वो बहुत अच्छी थी। वही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैंने उनके फर्स्ट ईयर बीटेक में भी देखी, और उनमें से कुछ बच्चों ने अपनी लाइफ में केमिस्ट्री को एज अ मेन स्ट्रीम करियर ऑप्शन के रूप में भी चुना। तो जिस टाइम पे मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया, दिस पर्सन वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स जिनको हम लोगों ने अप्रोच किया कि वो हमसे मिले और अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। तो आज लकीली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग के मिश्रा सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? हेलो सर, हम बहुत अच्छे हैं। स्पेशली थैंक्स टू द अनटोल्ड लाइफ स्टोरी फॉर इनवाइटिंग मी टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर मी बट फॉर माई ऑल स्टूडेंट्स, और जो भी इसको देखेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ आपके उस सब्जेक्ट के बारे में जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कितने टॉपिक्स आपको कैसे कवर करने हैं और कैसे इस डर को हमें दूर भगाना है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो कैसा लग रहा है यहाँ आके, कैसा लग रहा है पूरा वाइब एक्सपीरियंस आपको? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसा कि सूर्यांश ने भी आपको बताया है कि अभी तक आपने जो सीखा समझा है, मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते देखा है, केमिस्ट्री पढ़ाते समझा है, केमिस्ट्री में आपने मेरा नाम आगे तक देखा है, लेकिन आज इस पॉडकास्ट के थ्रू आप ये सीखने वाले हैं कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, वो हु इज एस के मिश्रा। अभी तक आपने देखा कि एस के मिश्रा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बुक राइटिंग करते हैं, बुक्स आती हैं, सेशन देते हैं, लेकिन आज आप सीखेंगे यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, स्टार्टिंग क्या थी लाइफ की, क्योंकि हर एक सक्सेस पॉइंट तक पहुँचने के पहले जो स्ट्रगल होते हैं, रियल स्ट्रगल, वो आज आप सीखेंगे। मेरी लाइफ के भी स्ट्रगल बहुत सारे, जिससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अच्छा, आई डोंट थिंक कि कानपुर में रहने वाले कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे डेफिनेटली जो आपको नहीं जानते होंगे सर, बट प्लीज़ उन कुछ बच्चों के लिए जो आपको नहीं जानते हैं, प्लीज़ आप अपने बारे में बताइए कि बेसिकली एस के मिश्रा सर हैं कौन, और अपना इंट्रोडक्शन उन कुछ बच्चों के लिए दीजिए अपने मुँह से सर, प्लीज़। बिल्कुल। नॉर्मली जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, एस के मिश्रा मतलब केमिस्ट्री का नहीं, मतलब केमिस्ट्री का सिंबल आप लोगों ने बनाया है मुझे, लेकिन एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ पे अपनी जाएं तो क्लास 12 तक जर्नी जो मेरी थी वो ये नहीं थी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था पढ़ने में, मेरी केमिस्ट्री बहुत तेज थी या मेरी फिजिक्स बहुत तेज थी, जस्ट आपके जैसा ही था, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। 12 जैसे सबके सपने होते हैं कि 12 के बाद हम जेई करेंगे, नीट करेंगे या किसी अच्छे कंपटीशन तैयारी करेंगे, सेम मेरे भी सपने थे, जेई, नीट। इनफैक्ट इन सपनों को पूरा करने के लिए मैंने आपके अकॉर्डिंग ही कोचिंग भी ज्वाइन की, जैसे आप लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, और मैंने मन लगा के पढ़ा। आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, टैलेंट होते हुए भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो मैंने जब केमिस्ट्री पढ़ ही रहा था मैं, तो मैंने बहुत बच्चों को देखा कहीं सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, टैलेंट होते हुए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जब मैंने जेई का पेपर दिया, परहैप्स वो निकला लेकिन एडवांस तक मैं नहीं पहुंच पाया, तो जब मैंने जेई का पेपर दिया उसके बाद मुझे लगा कि मैं कुछ करूं उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं और जिनके अंदर लगन है और जो कर सकते हैं जेई।
या कंपटीशन। तो मैंने उनके लिए फिर सोचा कुछ, फिर मैं इस लाइन में आया, टीचिंग लाइन में। अब जब मैं टीचिंग लाइन में आया तो मेरे पास सब्जेक्ट थे भाई, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है अगर हम जेई की बात करें, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है अगर नीट की बात करें। तो मुझे लगा भाई इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है या कौन सा बच्चों को बहुत टफ लगता है। तो जब मैं पढ़ता था उस टाइम भी बहुत कंफ्यूजन मेरे पास भी रहते थे। कंफ्यूजन क्या रहते थे कि भाई NaCl क्या है, केस इतने फॉर्मूले कैसे रटे, इतनी केमिस्ट्री बहुत एक हेक्टिक सब्जेक्ट है, इनऑर्गेनिक भी है, फिजिकल भी है, एनालिटिकल भी है, ऑर्गेनिक भी है। इसी सब्जेक्ट को हमने अपना प्राइमरी सब्जेक्ट बनाया, कुछ ट्रिक्स टेक्निक निकाली और सब बच्चों के बीच मैंने उस ट्रिक और टेक्निक को सर्कुलेट किया ताकि सबको जो ये टफेस्ट सब्जेक्ट है ये इजी लगे। आप आज के टाइम पे कई सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं। मैंने सर का रिज्यूमे पढ़ा था, लिटरली रियली इम्प्रेसिव। और सर आज के टाइम पे बहुत सारे अवार्ड जीते हैं अलग अलग संस्थानों से, और साथ ही साथ आप कई सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं। कई सारे बच्चे आपकी वजह से आज के समय में जो मुकाम उन्होंने सोचा था उसको पा चुके हैं या फिर उसको पाने की तरफ अग्रसर हैं। तो सर अभी लाइफ में ऐसा क्या बाकी है जो आपको पाना है, या फिर आपका अभी अपनी लाइफ में क्या उद्देश्य है, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सूर्यांश, अगर हम लाइफ के एम के बारे में बात करें, लाइफ अचीवमेंट जो हम बोल सकते हैं, तो मेरा बस ये लाइफ का एम है कि हर स्टूडेंट तक शिक्षा पहुँचे। जी। शिक्षा पहुँचने के लिए जो एक मेन चीज़ होती है ना, मेन चीज़ क्या होता है कि आई हैव नो मनी। स्टूडेंट बहुत सारे जगह मैंने देखा है जब गाँव तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही। तो मेरा सिर्फ ये है कि सब तक, हर जगह तक शिक्षा पहुँचे विदाउट एनी कॉस्ट। जी। मतलब आपने सुना होगा जो पहले अगर हम बात करें, पहले टाइम में एक वर्ड आता था शिक्षा दान। जी। वो आजकल शिक्षा व्यवसाय बन गया है, दान तो रह नहीं गया कहीं पे। तो ये वर्ड मैं साकार करना चाहता हूँ, शिक्षा दान। इट इज टोटली फ्री टू एवरीवन, ताकि जो शिक्षा सबसे मेन चीज होती है किसी भी स्टूडेंट या किसी भी इंसान की लाइफ का। सर आपने अभी हम लोगों को बताया शिक्षा दान कि आज के समय में शिक्षा दान की जगह व्यवसाय बन गया है। तो सर आपको क्या लगता है ऐसा कब से हुआ है कि जो शिक्षा है वो दान की जगह व्यवसाय में परिवर्तित हो चुका है? इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, मुझे तब से लगा था, अगर आप अभी गौर करें तो सरकारी स्कूल से ज्यादा प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं। हाँ। और प्राइवेट स्कूल से ज्यादा कोचिंग खुल चुकी है। आप यही समझ सकते हैं शिक्षा दान रह ही नहीं गई है। अगर दान रह गई होती तो जो सरकारी स्कूल की फीस है वही प्राइवेट स्कूल की होती। लेकिन अगर आप अंतर देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना ही सपना होता है पेरेंट्स का, और पेरेंट्स किसी भी तरीके से उस सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं, और उससे ज्यादा महंगी आजकल कोचिंग्स हो गई है। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय बन चुकी है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट है। अगर आप देखेंगे लॉस तो है ही नहीं ज्यादा। तो ये एक व्यवसाय बन चुका है, और यही व्यवसाय कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहा है आजकल स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा टेंशन देने के लिए। और ये जितना पॉजिटिव है उतना ही कहीं ना कहीं निगेटिव वे में भी जा रहा है। ऐसे सर अभी आपने बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी में से आपने केमिस्ट्री को अपना मेन सब्जेक्ट चुना था पढ़ाने के लिए। मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो केमिस्ट्री वन ऑफ दी नहीं, दी टफेस्ट सब्जेक्ट मेरे लिए था, और सबसे कम मार्क्स मेरे केमिस्ट्री में आया करते थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ में आती थी बिकॉज इट इज रियली फैक्चुअल बेस्ड। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरे पापा खुद, मेरे डैड खुद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक गोल्ड मेडलिस्ट है, MSc गोल्ड मेडलिस्ट, बट आई एम अ ब्लैक शीप इन द हाउस। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ में आती। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि केमिस्ट्री जैसे वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट को आप इतना इंटरेस्टिंगली अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लेते हैं, और इसके क्या राज है? प्लीज इस बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, सब्जेक्ट कोई टफ नहीं है। आपने बात सुनी होगी कि मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। अच्छा, वही सेम वर्ड है। अगर आप कोई सब्जेक्ट को बहुत बेसिक से पढ़ेंगे तो कोई चीज टफ नहीं है। अगर हम केमिस्ट्री की भी बात करें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल है, तो एक्चुअली में टफ नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग क्लियर नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन से फोकस करते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन जेई में आ रहा है, ये नीट में आ रहा है, ये बोर्ड में आ रहा है, हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन बेस्ड किस पे है, उसका मेन पॉइंट क्या है और बेसिक थ्योरम क्या है। अगर हम बेसिक क्लियर कर लेंगे तो क्लियर रहेगी केमिस्ट्री। आपने सुना होगा कि कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो बिल्डिंग पूरी डिपेंड करती है उसके बेस पर। हाँ। ना कि बिल्डिंग कितनी अच्छी बनी है इस पर। अगर बेस कमजोर हो, बिल्डिंग बहुत अच्छी है तो बिल्डिंग टिकेगी नहीं। सेम चीज है केमिस्ट्री में। अगर आपने बेस अच्छा कर रखा है और बेस आपका क्लियर है तो आपकी केमिस्ट्री ग्लो करेगी, बहुत ग्लो करेगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, बेस जाने कैसे, कहाँ से बनाएं? तो बेस बनाने का सीन यही रहता है, क्लास 9 से केमिस्ट्री आपकी लाइफ में एंट्री कर जाती है।
जी और उस एंट्री को आपको पहचानना है। जी। अगर आपने वो एंट्री पहचान ली और परफेक्ट उसी के अकॉर्डिंग चले, तो अगर बेसिक टर्म क्लियर हैं, और अगर बेसिक टर्म क्लियर हैं तो वो कोई भी केमिस्ट्री हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या एनालिटिकल हो, आपकी वो केमिस्ट्री क्लियर रहेगी और केमिस्ट्री के सारे डाउट्स जो होंगे वो कहीं ना कहीं आप बहुत इजीली कर लेंगे। तो आपको कोई टेंशन किसी भी पोर्शन में केमिस्ट्री के नहीं लेना पड़ेगा, बस आपको जो बेस है वो बेस आपको स्ट्रॉन्ग है। जी। तो क्लास 9 के बच्चों ध्यान से सुनो, इस समय जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बहुत ही ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि यही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अकॉर्डिंग टू एसके सर, और इस समय जो पढ़ोगे वो केमिस्ट्री आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आज के टाइम पे इंडिया में मैं देख रहा हूँ सुसाइडल अटेम्प्ट बहुत बढ़ रहे हैं, और इस बढ़ते हुए सुसाइडल अटेम्प्ट का एक मेजर पोर्शन जो है वो कॉम्पिटिटिव, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा बच्चा लाइफ के किसी मोड़ पे आके सुसाइड अटेम्प्ट करता है? एक बहुत मेन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि किसी भी रिजल्ट के बाद कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये कि सुसाइड अटेम्प्ट का मेन रीजन क्या है, और इसका एक छोटा सा आंसर एक वर्ड है, वो है प्रेशर। ओके। प्रेशर क्या है? प्रेशर सिर्फ एक है, रैंक। रैंक क्यों नहीं रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा है। टोटली अगर हम बात करें घर की या कोचिंग की, टोटली एक ही चीज पर डिपेंड है बच्चे, रिजल्ट लाओ, रिजल्ट लाओ। कभी बच्चे से आप ये पूछें कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, लैग कहाँ पे हो रहा है, आपने जिस फील्ड में उसको दौड़ाया है क्या फील्ड में दौड़ना चाह रहा है कि नहीं, अप्रोच कितनी है उसकी। एक कोचिंग वाले जो टीचर्स हैं हमारे, बच्चे की जो पोजीशन है, बच्चे का जो टैलेंट है, बच्चे की जो कैपेसिटी है, एक वर्ड है कैपेसिटी, बच्चे की कैपेसिटी को पहचानना, ग्रैब कितना कर रहा है। और एक टीचर का मतलब ही ये है कि बच्चे की कैपेसिटी को पहचान कर उसको उसके अकॉर्डिंग किसी वे में भेजना। तो ये एक मेन पॉइंट है, प्रेशर। बच्चे को प्रेशर ना देकर अगर उससे आप पर डे ये पूछें कि बेटा प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है, हो पाएगा या नहीं, अगर आप 3 क्वेश्चन अगर आप फोकस करें हर बच्चे के साथ, तो मेरा ये मानना है कि ये केस कहीं ना कहीं कम होंगे। तो क्या ऐसा होता है कि जो बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं कोई किसी ग्रेजुएशन डिग्री में, फॉर एग्जांपल बीटेक, फॉर एग्जांपल एमबीबीएस, फॉर एग्जांपल एनी बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री, एनी ग्रेजुएशन, वो भी सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, सर उनका क्या रीजन होता होगा? आप ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम बहुत बार फोकस करते हैं ना, आपने भी सुना होगा अपनी लाइफ में कि क्लास 8 या क्लास 12 तक हमारी एज क्या है, हम लोग मैच्योर नहीं है, सीखते हैं। और क्या ऐसा होता है कि मैच्योरिटी के बाद एक ऐसे खतरनाक कदम उठाने पड़ते हैं। भाई अगर देखा जाए तो जो ग्रेजुएशन का बच्चा मैच्योर होता है, वो जानता है सही क्या है गलत क्या है, उसके बाद मैच्योर बच्चे ऐसे कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल, और उसके बाद भी बच्चा इस कदम की ओर जा क्यों रहा है? अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो वेल मैच्योर्ड है। अगर छोटा बच्चा करे तो समझ सकते हैं ना, चलो भाई समझ में नहीं आया उसके, लेकिन मैच्योर बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है? 5 लोग बैठे, टीचर ने कुछ कहा, बुरा लग गया, या 5 हम कहीं गए हैं किसी फंक्शन में, किसी ने कुछ कहा, हमें बुरा लग गया, बेइज्जती फील हुई। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो आजकल की जनरेशन आ रही है, वो आ रही है सेल्फ रेस्पेक्ट। मैं ये नहीं कहता सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन जो बेइज्जती वर्ड है ना, एक वर्ड आता है ना कि सर फिर पता कैसे चलेगा कि बेइज्जती हमारी हुई है या बेइज्जती नहीं हुई है, आप कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो एक्चुअली में क्या है, जब आप, हर एक स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है, आपका भी होगा, मेरा भी है, सबका होगा, जब आप उस ड्रीम को कंप्लीटली अचीव कर लें, देन यू हैव अ सेल्फ रेस्पेक्ट, रियल सेल्फ रेस्पेक्ट। उस समय आपको लगना चाहिए कि हाँ ये बेइज्जती है। बेइज्जती का मतलब ये नहीं कि हमने कोई कदम उठा लिया, कोई गलत कदम उठा लिया। बेइज्जती का मतलब ये है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी हमारी इज्जत कम है, और वो इज्जत आप ही बढ़ाओगे। अगर कोई भी आपको निगेटिव वे दिखा रहा है तो आपको खुद इतना पॉजिटिव रहना है कि उससे 2 कदम आगे बढ़ के दिखाना है, अपनी सही रास्ता चुनकर। गलत रास्ते पे जाके आप खुद परेशान होके अपने पेरेंट्स को भी परेशान करते हैं। अब कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, बताएं किससे? तो प्रॉब्लम बताने के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। तो आप गुरु से बता सकते हैं, गुरु आपको कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जाएगा, वो हमेशा सही दिशा में ले जाएगा।
और जो हमारे प्रथम गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता पेरेंट्स होते हैं, उनसे हमें बेझिझक अपनी हर एक प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने लाइफ के हर एक मुकाम को देखा है और उस मुकाम को पार करके एक सक्सेसफुल लाइफ को जिया है और आपको इस काबिल बनाया है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी करने से पहले आपको अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए, अपने गुरु से शेयर करना चाहिए और अपने लक्ष्य को ही सिर्फ देखना चाहिए। आसपास लोग क्या कह रहे हैं इस पे कभी फोकस आपको नहीं करना चाहिए। जी, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा विद योर परमिशन कि मैंने एक बार इंटरव्यू सुना था हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने एक चीज कही थी कि आपकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसको आप अपनी चीजें शेयर कर सको, जो आपको जज ना करे। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप अपने गुरुओं से चीजें शेयर कर सकते हैं। पेरेंट्स के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा आपका हित चाहता है तो वो आपका गुरु है। बट सर कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी उस फेज से होकर गुजरा हूँ, आप अपनी बहुत सी बातें होती हैं जो कि ना पेरेंट्स से कह सकते हो ना गुरुओं से कह सकते हो, अपने टीचर से कह सकते हो। पर उस केस में मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि कभी ना कोई एक ऐसा बंदा, कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए जिसको आप अपनी सारी चीजें बता सको। आपको किसी भी तरह का गिल्ट, किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप बता सको। बिकॉज इस तरह का एक इशू मेरे भी एक फ्रेंड के साथ पहले हो चुका है। तो उसने जब अपने पास एक ऐसा बंदा रखा कि ठीक है, वो उसका एक दोस्त है, उसको वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देता है कि यार मुझे ये चीज़ें फेस हो रही हैं, तो वो रिलैक्स हो जाता है और एक थर्ड पार्टी परसेप्शन मिल जाता है किसी एक पर्टिकुलर बंदे को कि हाँ इस चीज़ से बाहर निकलने का ये तरीका हो सकता है। तो ये मैं आपकी चीज़ में ऐड करना चाह रहा था, अगर आप इसमें कुछ कहना चाहें तो। नहीं, बिल्कुल बहुत सही बात है ये कि एक दोस्त भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जो भी आपके मन में बातें हैं, तो कई बार ऐसी बातें होती हैं कि आप झिझकते हैं अपने पेरेंट्स तक पहुंचाने में, अपने गुरु तक पहुंचाने में, तो हम अपने लेवल की ही बातें अपने लेवल तक रहना चाहते हैं। तो उसके लिए आपका जो दोस्त होता है वो इस चीज का काम करता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सुनता है और रेस्पेक्टिव जो भी परफेक्ट उसके अकॉर्डिंग राय होती है वो आप तक पहुंचाता है। तो दोस्त भी होना चाहिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए पेरेंट्स से अपनी बातें जरूर बताएं, क्योंकि पेरेंट्स आपके जो हैं वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपके आंखों में एक भी आंसू है। तो पेरेंट्स इज द ग्रेटर सोर्स जिनको आप ये सारी चीजें बता सकते हैं। तो एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था आपसे, और मैं इस क्वेश्चन को सीरियसली आपसे जानना चाहता था कि किसी इंसान की लाइफ में उसके मेंटर्स और गुरुज का क्या रोल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरे टाइम में जब मैं स्कूल में था तो टीचर्स लाइक पवन सर, नीता मैम, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए रैगो सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आया फॉर IIT JEE प्रिपरेशन तो एक धीरज सोनी सर, और इस टाइम पे जब मैं अनटोल्ड लाइफ स्टोरी का ये पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ तो मेरे सबसे बड़े मेंटर अमृत विश्वकर्मा सर, ये सब मेरे मेंटर्स रहे हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में सिखाए हैं, कुछ ना कुछ मुझे वैल्यू एडिशन किए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एज अ ह्यूमन बीइंग उसकी लाइफ में एक मेंटर और गुरु का क्या रोल होता है, प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए सर। जैसा कि हम पहले से ही सुन रखे हैं, गुरु उस रोड के समान होता है, सुना होगा आपने, जो खुद एक जगह रहकर ही स्टूडेंट को उस मंजिल तक पहुंचाता है। गुरु का बस एक ही मेन रोल है, अगर बच्चे को सही दिशा दिखाकर मंजिल तक पहुंचाना। जी, मतलब जो गुरु है वो सीढ़ी है जो बच्चे को ये सिखाता है कि हर पावदान पे पैर रखना जरूरी है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है ऊपर तक पहुंचने का। गुरु का मतलब ये है कि एक किसी भी शिक्षार्थी को अच्छी शिक्षा देना और उसे लक्ष्य तक पहुंचाना, ये हर गुरु का एक कर्तव्य है। आपने पुराने भी एग्जाम्पल सुने होंगे, द्रोणाचार्य का सुना होगा, जितने भी गुरु हैं सबका एक ही काम था। काम ये था कि जो भी उनके सामने एक स्टूडेंट आया है उसको उसकी लाइफ में बेस्ट मोमेंट तक पहुंचाना, ये गुरु का एक मेन काम। और मेरे अकॉर्डिंग सारे गुरु ये काम करते भी हैं। सर जैसा आपने कहा कि आपने गुरु द्रोण का एग्जाम्पल लिया, तो डेफिनेटली पुराने समय पे जो शिष्य थे, जो कि स्टूडेंट थे, वो अपने गुरुज को, अपने मेंटर्स को भगवान की तरह पूछते थे, बिकॉज द गुरुज आर द वन जो कि आपको भगवान से इंट्रोड्यूस करते थे एक तरह से। और आज के टाइम पे क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ सिनेरियोज बदले हैं, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर मैं इसको दूसरी तरह से पुट करूं तो कुछ हद तक हाँ हम लोग ये भी सुनते हैं कि टीचर्स के हैरेसमेंट के केसेस आते हैं कि टीचर्स को स्टूडेंट परेशान करते हैं।
तो इस बारे में आपका क्या टेक है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज आज समाज बदला है, जैसा कि सबको पता है, कुछ ज्यादा ही बदल गया है। अगर हम बात करें, कुछ जगह ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट टीचर को परेशान कर रहे हैं, स्टूडेंट टीचर को हैरेस कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव क्वेश्चंस पूछ के या रेस्पेक्ट ना दे के। तो ऐसे में क्या है कि मैं टीचर्स के, अगर मैं टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है क्लास में, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो एक गुरु क्या काम है? गुरु काम होता है एग्रेसिव नहीं होना। अगर कोई बच्चा आपसे परेशान कर रहा है, आपको इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एग्रेसिव नहीं होना। एग्रेसिव ना होकर उसको उसी एक स्पेशल वे में ट्रीट करना पड़ता है। ट्रीट करने का इन द सेंस क्या है, कोई आप ऐसा क्वेश्चन दीजिए जो थोड़ा सा लेवल अप हो, थोड़ा सा लेवल अप। जब थोड़ा सा लेवल अप होगा तो आप बच्चे से बोल सकते हैं कि बेटा अभी जरूरत है आपको और आगे बढ़ने की, क्योंकि वो उसका जवाब नहीं दे पाएगा। बिल्कुल। और आप बहुत अच्छे हो, आपको कभी नहीं रियलाइज कराना है बच्चे को, कभी भी बच्चे को ये रियलाइज नहीं कराना है कि बेटा आप गलत हो या मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा क्वेश्चन देना है, एक ऐसी बात कहनी है जिससे बच्चे को लगे कि हाँ मैं अभी भी कम हूँ, मैं अभी भी कम हूँ अपने गुरु से। और आपको यही आपका फोकस होना चाहिए कि अपने जो भी आपका स्टूडेंट हो, उसको, आपका तो एक ही काम है, उस स्टूडेंट को उस मुकाम तक पहुंचाना जिस मुकाम के लिए वो आपके सामने बैठा है। और उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन हो, एक ऐसा क्वेश्चन देके उसको बता के कि बेटा अभी बहुत टाइम है आपको और अच्छा होने के लिए। सपोज अगर वो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता तो उसको ये भी पता चलेगा कि यही वो गुरु हैं जिनसे मैं ये चीज सीखूंगा और फिर एक दिन इस चीज को कर पाऊंगा बहुत अच्छे से। सर एक चीज मैंने सुनी है, आई होप तो आपने भी सुना होगा, कि अगले आने वाले जो 10 साल डेकेड या फिर अगले 50 साल जो हैं वो भारत के हैं, और इकोनॉमिकली, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। और इंडिया का जो सबसे बड़ा कंपटीशन होगा वो चाइना या चाइना जैसे देश होंगे, मेजरली चाइना होगा। और एक चीज हमने और देखी है कि जो चाइनीज पीपल होते हैं उनके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट कराई जाती है, बहुत छोटी उम्र से ही, और उनको प्रैक्टिकल स्किल्स की नॉलेज भी बहुत होती है, लाइक चिप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, हैकिंग, अलग अलग चीजें। तो आने वाले टाइम पे उस चाइना जैसी इकोनॉमी से, चाइना के लोगों से कम्पीट करने के लिए इंडियन पीपल्स को भी प्रैक्टिकल स्किल्स ऑब्वियसली सीखनी होगी। और उस स्किल को सीखने के लिए सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि टीचर्स और मेंटर्स का क्या रोल रहेगा आने वाले टाइम में इंडिया में, प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए हमको। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें साइंस की मेन सब्जेक्ट होता है, अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो बिल्कुल सही आपने ये क्वेश्चन दिया है कि प्रैक्टिकल तो हमें इम्प्लांट करना पड़ेगा। जैसा हम अगर आप देखेंगे, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें भी यही है कि बच्चे को पढ़ाना है प्लस स्किल डेवलपमेंट भी करना। हर बच्चे का स्किल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। और साइंस का मतलब भी होता है, साइंस वर्ड डेराइव हुआ है साइंटिया, मतलब टू नो, और साइंस का जो बेस है वो एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, अगर हम थ्योरी पर फोकस करने के साथ साथ उसी थ्योरी का एक्सपेरिमेंट बच्चों को दिखाएंगे, प्रैक्टिकल दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे खुद मूव होंगे प्रैक्टिकल डायरेक्शन। और जब बच्चे प्रैक्टिकल डायरेक्शन में मूव होंगे तो मैं मानता हूँ पहले गलती होगी, लेकिन एट लास्ट वो कुछ ऐसा करेंगे जिसकी तलाश है इंडिया को और जिसकी तलाश है हमारे यूथ को। जो हमारा यूथ आ रहा है उसको प्रैक्टिकल की तलाश है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकल पे फोकस करना चाहिए जितने भी साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, और प्लस स्किल डेवलपमेंट। कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक हमें बच्चों को सिखाना चाहिए जो उनकी स्किल को डेवलप करे और वो उस स्किल डेवलप के थ्रू अपने कैरियर को आगे ले जाए। तो जैसा आपने कहा अभी कि जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है 1 या 2 बार फेल होंगे, लेकिन एक चीज हम सब आपस में देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी के माइंड में एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है कि कभी भी कोई नया एक्सपेरिमेंट करता है तो सब कहते हैं कि रुक जाओ, फेल हो जाओगे, रुक जाओ, ये दिक्कत आ जाएगी। तो इस चीज को कोई कैसे टैकल करे, कोई एक यूथ, कोई एक बच्चा कैसे इस चीज को टैकल करे कि वो किसी नए चीज पर फोकस कर रहा है, कोई एक अलग डायरेक्शन में फोकस कर रहा है, बट सोसाइटी कह रही है कि ये डायरेक्शन सही नहीं है, जस्ट फॉर द रीजन कि अभी उस सोसाइटी से इस पर्टिकुलर फील्ड में कोई बच्चा निकला नहीं है या फिर कोई इंसान इसमें एक्सेल नहीं किया।
इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम बात करें डर की, तो इस डर को हटाना होगा, इस डर को हटाना होगा, मिटाना होगा। और इस डर को मिटाने के लिए मेन 2 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चे की लाइफ में, एक उनके पेरेंट्स और दूसरे टीचर्स जी। हमें ही बच्चे के माइंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा ये बताने के लिए कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द प्रैक्टिकल इन साइंस। हमें थ्योरेटिकल अप्रोच ना लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी है अब साइंस में आगे बढ़ने के लिए। और एक आपने बहुत फेमस लाइन सुनी होगी, कभी ना गिरने वाले से बार बार गिरकर उठने वाला महान जी। तो ये तो आपको पॉइंट हर स्टूडेंट को अपने माइंड में फिट कर लेना चाहिए जी। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप रुक गए, फेल होने का मतलब ये है कि आपको एक नया एक्सपीरियंस मिला है कि ये रास्ता गलत है जी। अगर हम रास्ता बदलेंगे तो हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं जी। और अगर आप फिर फेल हो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा रास्ता है, लेकिन आप भरोसा रखें कि आपको एक दिन वो रास्ता जरूर मिलेगा जिस रास्ते से आप अपनी मंजिल को बहुत आसानी से पा लेंगे। एक्चुअली सर आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहेंगे जी। एक्चुअली जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी आपके बारे में कि इस पॉडकास्ट के लिए हमको क्या कंटेंट बनाना था, तो हमको पता चला कि आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर भी हैं। और मेरा एक ये क्यूरियोसिटी थी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और इतने अच्छे से कई सारे बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो ऐसा क्यों, क्या रीज़न था कि आपने फील्ड शिफ्ट की और एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करके एथिकल हैकिंग भी सीखी? इसका क्या रीज़न था सर? इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है। अच्छा, स्टोरी क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो आपने सुना होगा ना, अगर अच्छाई बढ़ेगी तो साथ में बुराई चलेगी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे अब साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम इन द सेंस फ्रॉड। ओके, जितने भी फ्रॉडस्टर्स हैं वो कोई तरह तरह के मेथड ला रहे हैं लोगों को ठगने के। तो ऐसी घटना कंटिन्यू, आपको पता होगा, कंटिन्यू आजकल साइबर क्राइम काफी न्यूज आ रही है, बहुत कॉमन हो गया। तो एक घटना मेरे साथ भी घटी। अच्छा। और उस घटना के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं सफर कर रहा हूँ नॉलेजेबल होते हुए, तो कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट्स जो कि इनोसेंट रहते हैं वो बहुत बार प्रॉब्लम में फंसे होंगे और फंसे भी जी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, साइबर क्राइम भी मुझे साइबर क्राइम सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग के बारे में भी जानना चाहिए। तो इस घटना के बाद मेरा मन हुआ कि मैं जानूं कि ये सब क्यों और कैसे लोग करते हैं, और सबसे बड़ी बात है बचना कैसे, इसके प्रिवेंशन क्या है जी। तो मैंने फिर सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग प्रोग्राम यूज किया, उसको कंप्लीट किया और फाइनली आई एम बिकम अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर। और इसके बाद मैं सिर्फ इसलिए नहीं सीखा है कि मुझे आना चाहिए, मैंने सिर्फ इसलिए सीखा था ताकि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे कांटेक्ट में आते हैं, उनको मैं बता पाऊं प्रिवेंशन कैसे रखना है हमें साइबर क्राइम का। क्योंकि आजकल की लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप किसी भी स्टूडेंट से आप पूछो, रास्ते चलते इंसान से पूछो इंपॉर्टेंट क्या है उसकी लाइफ में, तो सबसे पहला आंसर आएगा फ्रीडम जी। हर इंसान को फ्रीडम चाहिए। कहीं ना कहीं हम अपनी इस फ्रीडम को कम कर रहे हैं। और सबसे एक बहुत अमेजिंग बात मैं बता दूं, इस फ्रीडम को कम करने के लिए हम खुद ही इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, अब इन्वेस्ट मीन्स फोन, जो भी आप सेलफोन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी हम सेलफोन अपना यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी प्राइवेसी को, अपनी फ्रीडम को कम कर रहे हैं। तो सर आप कह रहे थे कि आपकी भी कोई एक अमेजिंग स्टोरी है, तो अगर आप चाहें प्लीज, तो क्या आप वो स्टोरी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि स्टोरी नहीं, वो मेरा एक बैड एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से मैं आज एक अच्छे एक न्यू मुकाम पर पहुंचा हूँ। हुआ क्या था कि कुछ अननोन आपके पास मैसेज या कॉल्स आते हैं, जो कि आप लोग देख रहे होगे। आई होप कि जो भी लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास ये हुआ जरूर होगा। एक अननोन लिंक्स आते हैं दैट यू विल सब्सक्राइब या लाइक एंड वी विल गिव यू मनी। ओके, आपके पास एक अननोन नंबर से मैसेज आएगा कि आप यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको 50 रुपीज हम देंगे। तो ऐसे मैसेज आया था, कंटिन्यू सब्सक्राइब किया, लाइक किया और रिटर्न मिला भी। फिर जब रिटर्न मिला तो थोड़ा और लाइक सब्सक्राइब, थोड़ा और लाइक सब्सक्राइब, और फाइनली वो कुछ टाइम बाद आप देखोगे, आपसे बोलेंगे कि 1000 रुपीज या 2000 रुपीज आप दीजिए एंड वी विल रिटर्न यू ऑफ 30%। मतलब आपने 1000 दिया तो आपको 1300 मिल गया, और ऐसे ऐसे फाइनली मनी जो है वो स्टक हो गया था। तो ये मेरी स्टोरी थी। इसके बाद मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं जो लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। ये तो छोटी सी घटना थी मेरे साथ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको अपने आसपास भी देखने को मिलेंगी। बहुत लोग साइबर क्राइम उनके साथ होता है लेकिन वो डरते हैं बताने को। तो बहुत हमें आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने
जमाने में बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि जो आपका सेल फोन है वो कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम को कम कर रहा है। कम इन द सेंस, अगर आप गौर करो, आप छोटी सी सर्च करो अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट, आप देखोगे कंटिन्यू उसके बाद उसके ऐड आने लगते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसके ऐड आने लगते हैं। कैसे पता चला किसी फोन को? फोन तो आप बचपन से पढ़ोगे ना, फोन इज अ मशीन, उसके पास माइंड नहीं होता है। अगर माइंड है नहीं तो आपको दे कैसे रहा है? एआई। एक्चुअली में इट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके थ्रू हम कहीं ना कहीं अपनी फ्रीडम को खो रहे हैं। हम अननोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वो परमिशन मांगता है, हम अलाउ कर देते हैं बिना पढ़े परमिशन, बिना पढ़े। आप कभी गौर करो, आपने जो परमिशन अलाउ की है, इसका मतलब वो जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपने थर्ड पार्टी ली है, उस पार्टी को ये ऑथेंटिकेशन मिल गया है कि वो किसी भी टाइम, अगर आपने कैमरे की परमिशन दी, आपका कैमरा ओपन कर सकता है। तो ये कुछ बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। अननोन लिंक्स आते हैं, क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो कोई मैलवेयर हो या पेलोड हो या प्रॉब्लम में आपका फोन आएगा। और ऐसी गलती 90% लोगों से आजकल हो रही है। तो बी केयरफुल। जिसको अवेयरनेस नहीं है तो वो ये गलती कर देता है मोस्ट लाइकली। तो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अब मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, अवेयरनेस होते हुए भी लोग गलती कर देते हैं। ये एक मन है ना, मन होता है, मतलब मैं अवेयर था, उसके बाद भी क्यों? क्योंकि पहले दिया, थोड़ा लालच आया। और बचपन से गुरु बोलते हैं लालच बुरी बला है, एक्चुअली में है। तो वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग करनी चाहिए। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि हमारा मन चंचल होता है और ऐसी चीजों में फंस जाता है, तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो हमारा मन है वो बहुत बार बहुत अलग अलग डायरेक्शन में भटका करता है। जैसे कभी हमको डॉक्टर बनना, कभी इंजीनियर बनना, कभी मन करेगा फोटोग्राफर बनने का। ये एक तरीका हो गया मन भटकने का। दूसरा तरीके से मन भटकता है कि जैसे कि हम किसी गलत डायरेक्शन में ही चले गए, कि किसी अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना गलत समय पे, और उस पे, और आई डोंट से कि अट्रैक्ट होना गलत है, बट अपने गोल्स को साइडलाइन करके इस चीज को फोरफ्रंट पे लाना ऑब्वियसली कहीं तक सही नहीं है। तो इस भटकते हुए मन को काबू में करने के कुछ आप अगर बता पाएं कि कैसे किया जा सकता है तो बहुत अच्छा होगा सर। सबसे पहले देखिए, स्टूडेंट का मन चंचल होता है, फैक्ट है ये। और भटकता कब है? भटकने के रीजन ये होता है कि स्टूडेंट के मन में तमाम तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं कंटिन्यू। और स्टूडेंट डाइवर्ट तब होता है जब कहीं ना कहीं या तो वो अपने सारे डाउट शेयर नहीं कर पा रहा है पेरेंट्स से, फ्रेंड से, टीचर से, या फिर जो शेयर कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं मिल रहा, तो फिर वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन उसकी गलत होगी। तो इसके लिए बस यही है कि सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए अपने उस एम को, जो कि आपने बचपन से देखा है कि मुझे ये तो बनना ही है जी। और वो एम को ही आपको, मतलब सिर्फ एक एम को ही फोकस करना है जी। जो भी आपके आसपास डाइवर्जन आएंगे, इसका मतलब स्टार्टिंग तो होगी ना जी। तो वो आपको शेयर करते रहना है आसपास जी। अपने पेरेंट्स से, अपने गुरु से, अपने फ्रेंड से। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर हम अपने हाथ में एक बॉल पकड़े और 2 बॉल पकड़े, 3 पकड़े, 4 पकड़े, तो जब आप गौर करोगे तो एक को बहुत अच्छे से कैच कर सकते हैं, 2 को थोड़ा कम, 3 को और कम, 4 को और कम, 5 बॉलें छूटेंगी। वही हमारी लाइफ है। अगर आप एक एम लेंगे आप कैच कर सकते हैं, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, तो एक टाइम बाद क्या होगा ना, एक भी एम आपके पास नहीं बचेगा, सारे गिर जाएंगे। और यही स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बड़ा, यही एक मेन मैं पॉइंट कहना चाहूंगा, इस मन को कंट्रोल करना। तो आपने सुना होगा संतोषा परमम सुखम, एक लाइन होती है। हमें जितना है उतने को बढ़ाना है, जितना है उतने को फैलाना नहीं है, सब कुछ हमें कर लेना है। हमें एक लाइन लेनी है, उसका बेस्ट अचीव करना है, देन वहां पे पहुंच के मैं ये नहीं करो रुक जाओ, चलते रहना है। लाइफ इज नॉट अ रेस, भागना नहीं लाइफ में, लाइफ इज अ जर्नी। स्लो कर रहना है, एंजॉय लेना है लाइफ के हर मोमेंट का, और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो सर इसी के साथ अपने इस पॉडकास्ट को रैप करते हुए फाइनल क्वेश्चन आपसे हम ये जानना चाहेंगे। इट इज नॉट अ क्वेश्चन, बेसिकली आई वांट एन एडवाइस फ्रॉम यू कि आज के यूथ को या फिर आज के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई स्ट्रगलर है जनरली, उसको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे लाइफ में? तो बस ये ना मेन पॉइंट है एडवाइस का, जो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी बहुत जमीन से मैं उठाऊं जी। और मैं बस एक ही बात कहता हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट से, हर क्लास के बाद चलना जरूर है, भले ही एक कदम चलो लेकिन रोज चलो, भले ही वो एक कदम चलो लेकिन रोज चलो। जितने भी स्ट्रगल हैं आपको उन्हें
करना तो आप ही को पार है। जी तो आपको चलते रहना है और ये मेरा भरोसा है, अगर आप एक कदम रोज चलते हैं तो एक दिन आसमान आपके पास होगा। जी लेकिन चलेंगे, उठेंगे, फिर उड़ेंगे। जी अगर आप ये सोचते हैं कि सीधा उड़ेंगे तो नहीं होगा, पहले चलना है, फिर उठना है, फिर हमें आसमान तक पहुंचना है। तो एसके सर, फाइनली ये पॉडकास्ट अब एंड होता हुआ आ रहा है, एंड होने की तरफ जा रहा है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस पॉडकास्ट में? अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं अगेन स्पेशली थैंक्स टू द अनटोल्ड लाइफ स्टोरी, जो ऐसे ही तमाम स्टोरीज को इस मंच पर लाकर उन स्टोरीज को एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है लोगों को। और बताने का इन द सेंस, जो भी यहाँ पर आता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ता है। और जब वो इंसान अपने स्ट्रगल आपके सामने बताता है तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल आप भी महसूस कर रहे हैं। अगर हम वो पॉइंट इस वे से करेंगे जिस वे से सामने इस चैनल के थ्रू किया गया है, तो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रगल थोड़ा सा हमारे लिए आसान होगा और मंजिल हमें दिखेगी, भले ही दूर हो लेकिन दिखेगी। तो एसके सर, थैंक यू वेरी मच। आप अपना ये कीमती वक्त निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए। आपसे दोबारा जल्दी मुलाकात होगी इस पॉडकास्ट में, और आई होप कि हम लोग फिर मिलेंगे और इसी तरह की और ढेर सारी बातें करेंगे, और जो हमारे ऑडियंस से रिलेट करे और हमारे ऑडियंस की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करे। Thanks to the whole team of the Untold Life Story for inviting me this amazing podcast. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पॉडकास्ट एसके सर के साथ। ये मेरा एक दिल के बहुत ही करीब पॉडकास्ट रहा, क्योंकि इसमें एज अ स्टूडेंट जो मैं लाइफ में चीज़ें फेस करके आया था, वो चीज़ें आज मुझे जानने को मिली। उनके सवाल जो मैंने इन द कोर्स ऑफ 4 ईयर बीटेक के दौरान सीखे, वो जवाब आज एसके सर से आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू मिल गए हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए पूरा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।